हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस। काफी तरीके के अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनको हम देखेंगे यहाँ पे, उनका क्या काम होता है, क्यों यूज करते हैं, प्लस हम साथ में ये भी देखेंगे कि किस ओएसआई लेयर पे कौन सा नेटवर्क डिवाइस काम करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा जिस पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके, आप लोगों के लिए मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की है www.gyanxp.com। इस पे जाके आप ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी अच्छा यूजर इंटरफेस मिलेगा और प्लस आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे। तो आप एक बार इस पे जरूर विजिट करिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसमें इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनआईसी। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इनको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम देख लेते हैं। अगला है मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, ब्रिज एंड गेटवे। इन सबको हम नेटवर्क सेटअप करने के लिए यूज करते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है इनमें से कोई एक हम यूज करते हैं जिस तरीके की हमारी नीड है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, इसका क्या काम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल से कुछ पॉइंट्स में सारी चीजें लिख दी हैं ताकि इजिली आपको समझ में आए। तो सबसे पहला पॉइंट है एनआईसी हमारे पीसी को अन्य पीसी के साथ संवाद करने के लिए अनुमति देता है। मींस अगर एक पीसी दूसरे पीसी को डेटा सेंड करना चाहता है या रिसीव करना चाहता है तो ये नेसेसरी होता है कि दोनों पीसी में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये बेसिक नीड होती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट को आप देखने से पहले यहाँ पे एक मैंने डायग्राम डिजाइन किया है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए PC1 है और ये हमारा PC2 है। अगर PC1 कोई डेटा सेंड करना चाहता है PC2 के पास, तो यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइंस के थ्रू, मींस पैरेलली ये डेटा सेंड करता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास, उसको ये सीरियल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद दूसरे इंटरफेस कार्ड के पास भेज देता है। वापस ये उसको पैरेलल में कन्वर्ट करता है इंटरफेस कार्ड, उसके बाद इस पीसी को ये रिसीव होता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मैंने यही बताया है, एक एनआईसी कार्ड समांतर मींस पैरेलल डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में परिवर्तित करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए पैरेलल डेटा है जिसको इसने किस में कन्वर्ट किया है, सीरियल में करता है, और इसके विपरीत सीरियल डेटा स्ट्रीम को पैरेलल डेटा स्ट्रीम में परिवर्तित करता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो सीरियल में मिल रहा है और इसको ये पैरेलल में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर ये पीसी नंबर 2 इसको डेटा भेजना चाहेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे इस तरीके से कई सारी पैरेलल लाइंस होंगी जिनको ये सीरियल में कन्वर्ट करके इस पीसी को भेजेगा। ओके, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये हो गया कि जो हमारा एनआईसी होता है वो पैरेलल डेटा स्ट्रीम्स को सीरियल डेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है या फिर सीरियल डेटा स्ट्रीम को पैरेलल डेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे एनआईसी कार्ड ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर प्लस फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एनआईसी किस ओएसआई लेयर पे काम करता है, मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे काम करता है। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल दोनों लेयर्स पे ये काम करता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, एनआईसी कार्ड को नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड एंड लैन कार्ड भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि नेटवर्क एडाप्टर कार्ड या ईथरनेट कार्ड या लैन कार्ड इसकी जगह पे लिखा होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ये क्वेश्चन किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम एनआईसी को नेटवर्क एडाप्टर, ईथरनेट कार्ड एंड लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, ये होता है हमारा एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप याद करिएगा। यहाँ पे जो पोर्ट होता है एनआईसी में, यहाँ पे 2 पोर्ट के लिए दिया गया है। ये हमारा एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड है, मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। कई अलग अलग तरीके के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज किए जाते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल है। जो एडिशनल है जिसको हम पीसीआई स्लॉट में लगाते हैं। अगर हमें पीसी में कनेक्ट करना है तो हम अलग से इसको पीसीआई स्लॉट में कनेक्ट करते हैं, इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको एडिशनल एनआईसी कार्ड की जरूरत है। अदरवाइज मदरबोर्ड में पहले से इनबिल्ड एक
NIC कार्ड होता है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं, और अगर हमें नीड है कि हम एक्सटर्नल लगाएं या कोई अलग से NIC कार्ड की जरूरत है, जैसा कि यहाँ पे 2 पोर्ट का आपको मिलेगा इस तरीके से। अगर आपको ऐसी नीड है कि 2 पोर्ट का आपको चाहिए NIC कार्ड, तो आप इस तरीके से अलग से परचेज करके उसको PCI स्लॉट में लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो ये हमारा कनेक्टर होता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, ये जो हमारा पोर्ट है ये होता है RJ45 पोर्ट, और इसमें हम RJ45 के कनेक्टर के थ्रू इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, RJ45 कनेक्टर है और ये हमारा RJ45 पोर्ट है। तो आप एक बार फिर से देखिए, ये हमारा पोर्ट होता है RJ45 और ये होता है कनेक्टर। यहाँ पे जो केबल यूज की जाती है वो होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर, और ट्विस्टेड पेयर को RJ45 कनेक्टर के थ्रू पैच करते हैं, मीन्स एक साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लैन कार्ड में इसको इंसर्ट करेंगे और इससे हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो NIC कार्ड होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज दी है वो एक्सटर्नल की है, इंटरनल भी होता है जो कि मदरबोर्ड में पहले से इनबिल्ड होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मॉडेम। मॉडेम एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है और इसका कई बार हमें काफी डिटेल में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, तब भी एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम की जरूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मॉडेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। ये मेन इसका काम होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में करता है, मीन्स ये दोनों तरीके से काम करता है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ओके, तो अगर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, इट मींस जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो होता है हमारा मॉड्यूलेशन। ओके, और यहाँ पे मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मॉडेम भी हमारे कई अलग अलग तरीके के होते हैं। इंटरनल मॉडेम होता है और एक्सटर्नल मॉडेम होता है। तो इंटरनल मॉडेम जो हमारा NIC कार्ड होता है उसी के साथ इनबिल्ड रहता है, और NIC कार्ड से रिलेटेड एक और मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दी, वहां पे एक होता है मैक एड्रेस। ओके, मैक एड्रेस एक हर एक पीसी का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि पहले से प्री स्टोर्ड आता है और ये मैन्युफैक्चरर स्टोर करता है। इसी के बेसिस पे किसी भी मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैक एड्रेस होता है जो कि हमारा NIC मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ में पहले से मैन्युफैक्चरर द्वारा स्टोर कर दिया जाता है और ये यूनिक होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी NIC कार्ड होंगे उसमें जो भी हमारा मैक एड्रेस होगा सभी मशीन्स का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मॉडेम की। तो मॉडेम देखिए कई अलग अलग तरीके के मॉडेम्स हम यूज करते हैं, इंटरनल मॉडेम या फिर हम एक्सटर्नल मॉडेम को भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज दी है ये दोनों एक्सटर्नल मॉडेम के हैं। जो इंटरनल मॉडेम होता है वो हमारा NIC कार्ड के साथ में इनबिल्ड रहता है, उसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। और एक्सटर्नल मॉडेम में आप नाम जानते होंगे Jio-Fi, और ये भी हमारा एक एक्सटर्नल मॉडेम होता है जो कि वाईफाई होता है मोस्टली, और ये भी हमारा एक एक्सटर्नल मॉडेम है। इसी तरीके का आपको USB मॉडेम भी मिल जाएंगे जिनको हम यूज करके अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके कई सारे अलग अलग कंपनीज के थ्रू USB मॉडेम भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको हम यूज करके नेट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉडेम पूछा जा सकता है कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, हब। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इमेज में मैंने दिखाने की कोशिश की है, कॉपीराइट की वजह से मैं ज्यादा क्लियर इमेज यूज नहीं कर पा रहा हूँ। आप चाहें तो नेट पे एक बार देख लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके का एक हब होता है जहाँ पे कई सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ये आपको मिलेगा 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट में हब्स अवेलेबल रहते हैं। जैसी हमारी नीड होती है उस हिसाब से हम हब को परचेज करते हैं और यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हब का सिंपली ये काम होता है, अगर हमें कई सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हब। और हब का यूज
एक स्टार टोपोलॉजी सेटअप करने के लिए भी हब की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे एक सेंटर हब होता है ये, और इसी से सारे पीसीज कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में भी हम हब यूज करते हैं, और हब का मेन काम होता है कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, हब का उपयोग समान नेटवर्क के एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। अगला पॉइंट है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला है, हब को उपयोग और हब स्विच ब्रिज या राउटर को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो ये हब होता है, अगर हमारे पास एक राउटर है, एक ब्रिज है और एक स्विच है, इन सभी को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पे हम हब के थ्रू इन सभी को आपस में जोड़ सकते हैं। ओके, तो इस काम के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अगला पॉइंट है, ये भी देख लीजिए। तो अगले पॉइंट में क्या है कि यहाँ पे हब ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करिएगा कहीं पे। ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि हब ओएसआई लेयर की किस लेयर पे काम करता है, तो ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट है, हब नेटवर्क ट्रैफिक में वृद्धि करता है, क्योंकि ये नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइसेस को डेटा प्रसारित करता है। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है, जो हब का काम करने का तरीका होता है, अब यहाँ पे मान लीजिए जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे इन पोर्ट्स के थ्रू, ये हमारे RJ45 पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू यहाँ पे हम अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हर एक पोर्ट के साथ में एक एलईडी लगी रहती है, हालांकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है इस इमेज में। यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स होते हैं उन सबके लिए एक अलग से इंडिविजुअल एलईडी रहती है। जब हमारा सिस्टम ऑन होगा और इससे कनेक्टेड होगा तो उसकी एलईडी ग्रीन कलर की होगी, और अगर वो ऑफ होगा तो यहाँ पे वो लाइट ऑफ होगी या फिर रेड कलर में शो होगा। ओके, तो यहाँ पे हर एक पोर्ट के साथ में एक एलईडी रहती है, जैसे कि यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, ये हर एक पोर्ट के साथ में होता है। यहीं पे जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन होगा, यहाँ पे वो एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी ग्रीन कलर में, ताकि हमें पता चल जाता है कि ये सिस्टम अप हो चुका है, नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है, या फिर ये पोर्ट यूज हो रहा है इस समय। ओके, तो यहाँ पे देखिए हब का जो काम करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए ये वाला सिस्टम हमारा सिस्टम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मान लीजिए सिस्टम नंबर 1 को सिस्टम नंबर 5 के साथ कोई डेटा भेजना है या कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। उस केस में क्या करता है, ये डेटा भेजेगा हब को, और हब इन सभी को वो डेटा भेज देगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस डेटा किसके पास जाना है, डेटा जाना है 5 के पास, लेकिन हब क्या करता है, उस डेटा को सारे के सारे कनेक्टेड नोड्स के साथ भेज देता है। तो इससे क्या होता है, ट्रैफिक बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कोलिजन सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए इस तरीके से एक रोड है और एक रोड यहाँ पे है, यहाँ से कोई पर्सन रन कर रहा है और यहाँ से भी कोई बंदा आ रहा है। ये दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे नेटवर्क में होता है कोलिजन। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, सिस्टम नंबर 3, और ये सिस्टम नंबर 1 ने डेटा भेजा था और ये भी एक डेटा भेज रहा है, तो यहाँ पे देखिए कोलिजन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, प्लस यहाँ पे ट्रैफिक भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सभी को डेटा स्प्लिट करता है, भेजता है या ट्रांसमिट करता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे स्विच की। स्विच भी बिल्कुल सेम हब की तरीके से काम करता है, लेकिन ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। बस इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। हब की जगह पे हम स्विच भी यूज कर सकते हैं। तो कई बार जब हम स्टार टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे हब या फिर हम स्विच दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्विच और हब दोनों एक ही काम के लिए यूज किए जाते हैं। बस यहाँ पे स्विच हमारा क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है एज कंपेयर टू हब। और यहाँ पे इसकी खूबी ये होती है कि जैसा कि हब क्या करता है, सभी को डेटा भेज देता है, अगर उसको नीड नहीं है तब भी ये उन सभी के पास डेटा भेजता है। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच थोड़ा सा एडवांस होता है, ये उसी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड करेगा, सभी को डेटा नहीं सेंड करता है। अगर मान लीजिए सिस्टम नंबर 1 को डेटा भेजना है सिस्टम नंबर 5 के पास, तो अगर हम यहाँ पे हब की जगह पे स्विच यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, स्विच सीधे उस डेस्टिनेशन पे डेटा भेजेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक हमारा इंक्रीज नहीं होगा और डेटा प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, प्लस यहाँ पे सिक्योर भी होगा डेटा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसी के पास वो डेटा जा रहा है जिसके पास जाना चाहिए। तो हमारे डेटा की सिक्योरिटी भी मेंटेन हो रही। तो यहाँ पे बस स्विच में आप मेन डिफरेंस यही है कि ये सिर्फ
रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे ही डेटा भेजता है, बाकी ये हब की तरीके से काम करता है और ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे काम करके ये सोर्स टू डेस्टिनेशन सिर्फ डेटा भेजने का काम करता है और इससे हम मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम हब यूज करते हैं सेम उसी तरीके से हम स्विच को भी यूज करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिपीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है नेटवर्क का। अब इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक केबल है और यहाँ पे काफी सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं इस जगह पे, और यहाँ पे सिस्टम कनेक्टेड है और इसकी दूरी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे एक हमें रिपीटर लगाना पड़ता है। रिपीटर तब हम यूज करते हैं जब हमारे नेटवर्क का लेंथ काफी बड़ा होता है या विस्तार होता है या बड़े लेवल पे हमें नेटवर्किंग करनी होती है, दूरी ज्यादा होती है। उस केस में क्या होता है, सिग्नल्स वीक होने लगते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद सिग्नल वीक होने लगते हैं। उन सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं रिपीटर। तो यहाँ पे एक रिपीटर लगा दिया जाता है। रिपीटर का काम होता है कि मान लीजिए यहाँ से कुछ सिग्नल इस फॉर्म में आ रहे हैं तो उनको वो उसी फॉर्म में रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। बस इसका सिर्फ इतना सा काम होता है और कोई दूसरा काम नहीं होता है। ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, ये भी आप याद रखिएगा। रिपीटर का काम होता है जो भी सिग्नल पैटर्न्स यहाँ पे वीक सिग्नल्स मिल रहे हैं उसी तरीके के सेम सिग्नल्स को ये रीजनरेट करके आगे लाइन पे फॉरवर्ड कर देता है या आगे भेज देता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखिए, लैन का विस्तार करने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। अगर आप बहुत लंबा नेटवर्क सेटअप करना चाहते हैं तो हम रिपीटर को यूज करते हैं। अगला पॉइंट है, रिपीटर सिग्नल को बढ़ाते हैं ताकि सिग्नल मूल सिग्नल जितना मजबूत हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आते आते ये सिग्नल अगर वीक होने लगता है तो इसको रीजनरेट कर देता है ताकि इसी तरीके का सेम पैटर्न आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, रिपीटर OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कहीं पे अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो अब आते हैं हम ब्रिज की तरफ। ब्रिज एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसको हम, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग हमारी यहाँ पे है और इन दोनों में इंडिविजुअल लैन लगा हुआ है। दोनों लैन सेटअप है, इन सब में, इन दोनों बिल्डिंग्स में इंडिविजुअल लैन है और इन दोनों लैन्स को या इन दोनों बिल्डिंग्स को आपस में हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, ब्रिज एक लैन से दूसरे लैन में डेटा फ्रेम को भेजने का काम करता है। अगर यहाँ से डेटा कोई इस लैन में जाना चाहता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं ब्रिज। ओके, और यहाँ पे ये भी होता है कि ब्रिज हम वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे दोनों लैन सेम सिमिलर प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हो। मीन्स यहाँ पे अगर TCP/IP यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी TCP/IP यूज होना चाहिए। अगर कोई डिसिमिलर प्रोटोकॉल है, मींस अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग प्रोटोकॉल पे लाइन होंगी, तो हम ब्रिज यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिज का उपयोग दो सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पे देखिए दो सेगमेंट पे लाइन है, एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो हम इसके लिए ब्रिज यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिज OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, तो ये भी याद रखिएगा। स्विच भी हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ओके, और ये हमारा जो ब्रिज होता है वो भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अगला, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए भी ब्रिज का उपयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास काफी बड़ा नेटवर्क है और ये इसमें पूरा सेटअप है, तो अगर हम इसको अलग अलग ब्लॉक में बांटना चाहते हैं तो उस केस में जैसे इसको हमें लाइन 1 बनाना है और यहाँ पे लाइन 2 और ये हमारा लाइन 3, अगर इन तीनों का अलग अलग बांटना है तब भी हम यहाँ पे ब्रिज एक लगा देंगे, इस जगह पे ब्रिज लगाएंगे। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर यहाँ पे काफी सारे सिस्टम्स हैं, ये सिर्फ आपस में कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएंगे। ये तभी इस ब्रिज से कम्युनिकेट करेंगे जब इनको लाइन 2 या लाइन 3 से कम्युनिकेट करना होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और प्लस यहाँ पे जो कोलिजन होता है, नेटवर्क ट्रैफिक होता है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में हम डिवाइड करने के लिए भी ब्रिज का उपयोग करते हैं या यूज करते हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है रूटर। तो यहाँ पे रूटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रूटर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, इसको आमतौर पे यूज नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं। और आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। रूटर में प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है और IO इंटरफेस भी होता है। रूटर का बेसिकली काम क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए रूटर है और यहाँ पे एक लैन है
और यहाँ पे एक लैन है, और इस तरीके से बहुत सारी अगर लैन्स हैं, ये सारी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो रूटर का काम होता है जो भी इस लैन से डेटा आ रहा है उसको डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को पहले सर्च करता है, उसके थ्रू ये भेजता है। मीन सबसे कम दूरी पे जो भी डेस्टिनेशन होता है, जो भी रास्ता सबसे कम दूरी पे पड़ता है उसके थ्रू ये डेटा भेजता है। अगर उस रास्ते में किसी तरीके का ट्रैफिक है तो ये इतना स्मार्ट होता है कि उसको किसी दूसरे रास्ते से डाइवर्ट करके डेटा पैकेट को भेजता है। तो यहाँ पे काफी स्मार्ट डिवाइस होता है, और इसका काम होता है सिर्फ जो डेटा पैकेट्स आते हैं उनको सोर्स से डेस्टिनेशन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाना, कम से कम टाइम में पहुंचाना। अब यहाँ पे मेमोरी की जरूरत क्यों होती है इसमें? क्योंकि ये जितने भी लैन्स होते हैं उनमें कनेक्टेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सबका आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता है एक राउटिंग टेबल में। एक राउटिंग टेबल बनाता है ये, ताकि जब भी उसे पैकेट भेजना हो तो अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है कि अगर वो अवेलेबल डेस्टिनेशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसने पहले से अपना एक शेड्यूल बना रखा होता है कि इस रास्ते से या इस पाथ से या इस रास्ते से इस पैकेट को भेजना है, तो उसको काफी हेल्प मिलती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उसके पास एक होती है मेमोरी। और यहाँ पे ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा सबसे छोटा रास्ता है, किस रास्ते पे ट्रैफिक ज्यादा है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए इसके पास होता है एक प्रोसेसर। और यहाँ पे हम मैनुअली भी जो हमारा राउटिंग टेबल होता है उसको भी हम बना सकते हैं, उसके लिए एक इंटरफेस दिया रहता है ताकि हम इन सारी चीजों को मैनेज कर पाए। तो यहाँ पे राउटर के अंदर आपको प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेस भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, राउटर दो लैन, एक लैन और एक वैन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दो लैन को आपस में कनेक्ट करना है तो हम राउटर को यूज कर सकते हैं, एक लैन और एक वैन को आपस में कनेक्ट करना है तो हम राउटर को यूज कर सकते हैं, दो वैन को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम राउटर को यूज कर सकते हैं। अब वैन के अंदर काफी सारे लाइन्स आ जाते हैं, तो जैसा मैंने एग्जांपल अभी दिया था कि अगर कई सारे लाइन्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम राउटर को उपयोग करते हैं या यूज कर सकते हैं। और एक स्मार्ट नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि सिंपली डेटा पैकेट्स को पाथ प्रोवाइड करने के लिए, रास्ता प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये बाकी जितने भी कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं उन सभी की आईपी एड्रेस को अपने राउटिंग टेबल में स्टोर करके रखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राउटर ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राउटर नेटवर्क डिवाइस हमारा किस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे काम करता है, तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अगला पॉइंट देखिए, राउटर डेटा पैकेट्स भेजने से पहले रूट निर्धारित करता है। मीन्स ये पहले ये चेक करता है किस रूट से हमें या किस रास्ते से हमें डेटा भेजना है। ओके, तो ये रूट निर्धारित करता है और सबसे छोटे रूट से डेटा पैकेट भेजता है। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो राउटर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसका सिर्फ काम होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन को कम से कम टाइम में कम से कम दूरी यूज करके उस डेटा पैकेट को भेजना। ओके, अब हम बात करेंगे गेटवे की। तो गेटवे हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे हमारे दो लाइन्स अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए यूज करते हैं गेटवे। जबकि अगर दोनों लाइन हमारे सिमिलर प्रोटोकॉल पे होते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, गेटवे दो अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर दो अलग अलग तरीके के नेटवर्क हैं या लैन है उनको आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे गेटवे। अगला पॉइंट है, गेटवे ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस लेयर पे काम करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये हमारा गेटवे काम करता है। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, इसका काम एक प्रोटोकॉल के पैकेट फॉर्मेट को दूसरे प्रोटोकॉल के पैकेट फॉर्मेट में बदलना है। यहाँ पे बदलना लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया मुझसे। तो यहाँ पे अगर कोई अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे अगर हमारे दो लाइन रन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उनके जो डेटा पैकेट्स होंगे उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, उन डेटा पैकेट्स के जो फॉर्मेट होते हैं उनको एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज करता है, फिर एक दूसरे को वो पास करता है, मींस दोनों लाइंस में ट्रांसमिट करता है। जैसे जिस पे जो प्रोटोकॉल होगा उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा और फिर उसको भेज देगा। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि बीच में एक ऐसा पर्सन बैठा है, यहाँ पे एक बंदा है जो सिर्फ तमिल जानता है, और यहाँ पे एक बंदा है जो सिर्फ मलयालम जानता है, और यहाँ पे एक बंदा है जो तमिल, कोई भी अगर तमिल बोलता है ये तो उसको ये मलयालम में कन्वर्ट करके भेजता है। अगर ये बंदा मलयालम बोलता है तो ये इसको क्या करता है, तमिल में कन्वर्ट करके देता है ताकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए।
तो यहाँ पे एक तरीके का ट्रांसलेटर का काम करता है जो हमारा गेटवे होता है, जो पैकेट फॉर्मेट्स होते हैं उनको एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज करके उनको पास कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, गेटवे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गेटवे होता है वो सिर्फ हार्डवेयर में हो सकता है या सॉफ्टवेयर में हो सकता है या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गेटवे किस तरीके का हो सकता है। वहां पे कई सारे ऑप्शंस होंगे जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो वहां पे आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इजिली आप उसका अब आंसर दे पाएंगे। ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, सिर्फ हार्डवेयर हो सकता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में आपको मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, ज्यादातर गेटवे को रूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल करके प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इससे कॉस्ट बचती है। जो हमारा नेटवर्क सेटअप होता है, तो यहाँ पे आजकल जो रूटर्स आ रहे हैं वो मैंने पहले ही बोला कि एक स्मार्ट नेटवर्क डिवाइस होता है जो काफी सारी चीजें मैनेज करता है। साथ में यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में गेटवे भी इंस्टॉल रहता है कई सारे राउटर्स पे, जो कि आजकल मोस्टली यूज किया जाता है। तो राउटर्स पे पहले से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है जिसको हम बोलते हैं गेटवे, वो गेटवे का काम करता है। तो यहाँ पे अगर डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स पे काम करने वाले दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं तो रूटर्स उनके पैकेट को उनके अकॉर्डिंग फॉर्मेट उनका चेंज करके एक दूसरे को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक बार समरी ले लेते हैं कौन कौन से डिवाइस किस किस लेयर पे काम करते हैं, कि मोस्टली जो ट्रिपल सी के एग्जाम में या फिर ओ लेवल के एग्जाम में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिपीटर और हब हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है, तो आप चाहें तो इसको अलग से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है ब्रिज और स्विच, हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। रूटर हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो ये आप याद रखिएगा, इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लस हमने अभी हाल ही में ज्ञानxp.com नाम से वेबसाइट स्टार्ट की है, जहां पे आप ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट दे पाएंगे। आने वाले दिनों में मैं कई और नई कोर्सेज के लिए मॉक टेस्ट वहां पे स्टार्ट करने वाला हूं। प्लस यहाँ पे आपको कई सारा कोर्सेज का थियरी कंटेंट भी मिलेगा। अभी मैं फाइनली जो भी ट्रिपल सी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहां पे थियरी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। आप एक बार हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा। आप हमें कमेंट करके हमारी वेबसाइट का फीडबैक भी दीजिएगा, कैसी लगी वेबसाइट। आपको काफी सिंपल यूजर इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अपलोड किए वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे पिछली क्लास में मींस क्लास 32 में जो भी क्वेश्चंस हमने पूछे थे उसके आंसर्स मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी को रिक्वायर्ड होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ओके, यहाँ पे विच नेटवर्क मोस्टली यूज बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं लैन में हम रिंग, बस या स्टार टोपोलॉजी को यूज कर सकते हैं लैन सेटअप करने के लिए। अगला क्वेश्चन था, विच टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल। तो यहाँ पे मेश टोपोलॉजी ऑलरेडी मैं मेश टोपोलॉजी में डिस्कस कर चुका हूं, क्यों ये रिलायबल होती है, इसका रीजन क्या है, तो ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है, विच टोपोलॉजी हैव लेस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पे बस, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी नोड कनेक्ट होता है या डिसकनेक्ट होता है तो नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही पता चलता है कि नया नोड कनेक्ट हो चुका है या फिर डिसकनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे ड्रॉबैक होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी लेस होती है और प्राइवेसी भी लेस होती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच टोपोलॉजी कवर्स सिक्योरिटी रोबस्ट एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मेश टोपोलॉजी होता है इन सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट करता है। एक तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है, रोबस्ट होता है और ये ट्रैफिक को भी एलिमिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे सारे नोड्स के साथ इंडिविजुअल वायर से सारे नोड्स कनेक्ट रहते हैं, ये इसका मेन रीजन होता है। अगला क्वेश्चन था, टर्मिनेटर्स आर यूज इन बस टोपोलॉजी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। बस टोपोलॉजी के डायग्राम में मैंने बताया भी था कि यहाँ पे दोनों एंड पे टर्मिनेटर्स लगे होते हैं, जो कि जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये यूज होते हैं, ताकि हमारे इस नेटवर्क में डिस्टरबेंस ना हो। ओके, तो अब आज के क्लास के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं, और इसके जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो इस वीडियो में लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, और मैं नेक्स्ट आने वाली क्लास में इन क्वेश्चंस का भी आंसर आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, इनको रीड करूंगा टाइम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा।
इन क्वेश्चंस का आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आराम से सॉल्व करिए, फिर हमारे वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर हमें बताइएगा इन क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इससे आपको काफी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर्स भी बताने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। साथ में हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी क्लासेस के जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अभी हाल ही में मैं कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि ओ लेवल और गवर्नमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल तक, आपके लैपटॉप तक पहुंचती रहे। ओके, और हमारी वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिएगा, www.gyanxp.com। ये मैंने आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया है, gyanxp.com। ओके, यहाँ पे मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं नाम बता दे रहा हूँ। इस नाम से है gyanxp, लास्ट में .com लगाइएगा। और ये वेबसाइट अभी सर्च में हो सकता है ना आ रही हो, क्योंकि नई वेबसाइट है, एक आध हफ्ता लगेगा इसको सर्च में आने में। तो आप इस तरीके से सिंपली आपको टाइप करना है www.gyanxp.com, ब्राउजर में टाइप करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो हमें फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और चाहे तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com पे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज लाइक करके तभी जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।